हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीबीएमएस में आगे बढ़ते हुए कोड्स रूल पढ़ते हैं। तो देखें ये क्या है। डॉक्टर कोड्स रूल, डॉक्टर E.F. कोड आल्सो नोन टू द वर्ल्ड एज द फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैड प्रपोज्ड 12 रूल्स which are in fact 13 in number. ठीक है, the rules are numbered from 0 to 12. It has provided a guideline for the design of all relational databases. The brief discussion related to codes rule is given below. मतलब ये है कि डॉक्टर E.F. कोड रूल जिन्होंने 12 रूल्स प्रपोज किए हैं, इनफैक्ट क्या है 13 रूल्स हैं 0 to 12। ठीक है, तो टोटल 13 रूल्स हो गए। और ये रूल क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को किस तरह से डिजाइन करना है या उसके लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं इन रूल्स के थ्रू। तो उनका ब्रीफ डिस्कशंस आपको नीचे दिया गया है। कुछ रूल्स हैं, तो जैसे 0 to 12 टोटल हो गए 13 रूल्स। ठीक है, तो इनको डॉक्टर E.F. कोड को जो जाना जाता है किस नाम से भी, मतलब किस तरह से जाना जाता है वर्ल्ड में, फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ डीबीएमएस कौन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं कि डॉक्टर E.F. कोड। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये ब्रीफ डिस्कशन हुआ है ये डॉक्टर E.F. कोड के लिए। और अब चलते हैं उनके रूल्स के लिए। रूल सबसे पहले है रूल 0, द फाउंडेशन रूल। एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, इसके पहले थोड़ा सा हम ये रूल में जानने के पहले ये जान लेते हैं कि ये जो 12 रूल्स आपको बताए गए हैं, इसमें से अगर कोई भी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर वो इनके 5 से 6 रूल्स अगर सपोर्ट कर रहा है, तो उस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये है कि इन्होंने जो रूल प्रोवाइड किए हैं, उन रूल्स को, इनमें से कितने टोटल रूल्स आपके हो गए 12 रूल्स। अब उनमें से 5 से लेकर 6 रूल, कोई भी 5 से लेकर कोई भी रूल, मतलब 5 से 6 रूल जो भी हैं, उनमें से अगर वो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट कर रहा है या फॉलो कर रहा है इनके रूल्स को, तो उस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और फिर अगर आगे बढ़ते हैं, 5 से 6 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं 7 to 9। मतलब इनमें से जो 12 रूल्स में है, इनमें से कोई भी 7 से लेकर 9 तक के रूल अगर सेटिस्फाई हो रहे हो, तो उन उस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलेंगे? सेमी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और 9 से एबोव, मतलब टोटल रूल्स कितने हो गए 12, तो 9 से एबोव अगर 9 प्लस 9 से एबोव अगर रूल्स फॉलो हो रहे हों उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, तो उस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रूल 0, द फाउंडेशन रूल। देखते हैं रूल 0 का फाउंडेशन रूल क्या है? एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज प्रपोज टू बी RDBMS। मतलब कोई भी DBMS को RDBMS प्रपोज किया जा सकता है अगर वो कहा, हाँ ठीक है, अगर वो क्या मैनेज करता हो कि जो स्टोर कर रहा है डेटा को, तो उसको किसके थ्रू मैनेज कर रहा हो, सारी की सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, रिलेशनल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। किस तरह की? रिलेशनल कैपेबिलिटीज। मैनेज करने की कैपेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए? रिलेशनल। अब चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, सारा का सारा बताया जा चुका है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, या रिलेशनल डेटाबेस पढ़ चुके हैं, तो ये जितना भी डेटाबेस में बताया गया है, वो जो टर्म यूज हुए हैं रिलेशनल कैपेबिलिटीज वगैरह, ये आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या है कि सबसे शुरू जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं
वो टर्म्स सारे के सारे इन रूल्स में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। तो अगर प्रीवियसली आप लोग पढ़ चुके हैं आसानी सही से, तो इन रूल्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या है, मतलब रूल 0 क्या है, इसको बोलते हैं द फाउंडेशन रूल। एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज प्रपोज्ड टू बी RDBMS शुड बी एबल टू मैनेज द स्टोर्ड डेटा इन इट्स इंटायरिटी थ्रू इट्स रिलेशनल कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रूल 1। रूल 1 द इंफॉर्मेशन रूल। रूल 1 अगर आपसे पूछा जाता रूल 1 क्या है, तो देखें इसी में से कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं। रूल 1 क्या है, रूल 2 क्या है, तो इसी में से आपको बन जाता है रूल 1 क्या है, इंफॉर्मेशन रूल। रूल 2 क्या है, गारंटीड एक्सेस रूल। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी पूछा जा सकता है गारंटीड एक्सेस रूल के अंदर क्या क्या आता है। तो ये सारे के सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। तो जाहिर है कि इनको आपको पहले मालूम होना चाहिए, तभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो शुरुआत फिर आगे बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन रूल, ऑल डेटा शुड बी प्रेजेंटेड टू द यूजर इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इंफॉर्मेशन रूल क्या कहता है कि जितना भी डेटा है वो डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, सारा का सारा टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। आपने किस में पढ़ा, रिलेशनल डेटाबेस जब आपको पढ़ाया था यही बताया गया था आपको। ठीक है, रिलेशन के फॉर्म में सारा का सारा डेटा किस में होना चाहिए, कि मतलब जो जैसे एंटिटी सेट है, रिलेशनशिप सेट है, इसको किस में रिप्रेजेंट किया है आपने, रिलेशनल डेटाबेस में। एक ही डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया, उसको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन को ही हम टेबल बोल देते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स के, तो वही लिखा हुआ। द इंफॉर्मेशन रूल क्या कहता है कि द रिलेशनल डेटाबेसेस शुड स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, या जो भी डेटा है हम एक्सेस करते हैं या स्टोर करते हैं वो सारा का सारा किस फॉर्म में होना चाहिए, टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो दिस रूल दिस इज द रूल ऑफ इंफॉर्मेशन रूल। ठीक है, फर्स्ट हो गया रूल। सेकेंड गारंटीड एक्सेस रूल। इसमें से देखें सेकेंड रूल क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं गारंटीड एक्सेस रूल। ऑल डेटा शुड बी एक्सेसिबल विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। मतलब जितना भी डेटा है वो आसानी से आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी एम्बिग्यूटी के एक्सेस कर सकें, जितना भी डेटा मतलब मैनेज किया गया है। तो एवरी डेटा एंटिटी which is atomic in nature should be accessed logically by using a right combination of, देखो उसी को हमने क्या बताया, सारा का सारा डाटा एक्सेसिबल होना चाहिए विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। तो उसको और क्लेरिफाई कर दिया गया कि जितनी डेटा एंटिटी है, एवरी डेटा एंटिटी which is atomic in nature should be accessed logically by using a right combination of the name of table, primary key represented by specific row value and column name represented by attribute value। मतलब क्या है कि जो डेटा को है लॉजिकली किस तरह से एक्सेस करते हैं आप, है तो टेबल के फॉर्म में, लेकिन कोई ना कोई कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। जैसे टेबल नेम, अब किस टेबल से किस रिलेशन से आपको एक्सेस करना है, तो ये तो होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, किस रिलेशन से किस टेबल से, और उसमें से कौन सा पर्टिकुलर रो या किस पर्टिकुलर की का यूज करके एक्सेस करना चाह रहे हैं, और कौन कौन से फील्ड्स या इंफॉर्मेशन, कौन कौन से कॉलम में जो डेटा है वो उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये सारा का सारा किस तरह का होना चाहिए, आसानी से आप एक्सेस कर सकें। ठीक है, इस तरह से मतलब राइट कॉम्बिनेशन का यूज करके आप आसानी से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, गारंटीड एक्सेस रूल। नेक्स्ट चलते हैं सिस्टमैटिक। नेक्स्ट रूल 3 है, रूल 3, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। ठीक है, नल वैल्यूज आपने पढ़ा है, क्या बताया था जब हमने बताया था इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट या एंटिटी इंटीग्रिटी रूल बताया था, तो उसमें से बताया था नो कंपोनेंट ऑफ ए प्राइमरी की वैल्यू में भी नल, ये सारा का सारा बताया। और नल भी आपको बताया जा चुका है। नल क्या है, या आपने उस समय आपको पता नहीं है, या उस समय तक जब आप डेटा को स्टोर कर रहे थे तो उस समय तक आपको मालूम नहीं है। ठीक है, नल वैल्यू
कोई ब्लैंक नहीं हो सकती, ना जीरो है। इसका जीरो या ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग से कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो नल वैल्यू टोटली डिफरेंट है। तो इसमें से क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, कि ए फील्ड शुड बी अलाउड टू रिमेन एम्प्टी। मतलब रिमेन एम्प्टी का मतलब ये है कि उस समय तक आपको ये तो मालूम नहीं है, ठीक है, कि वहां पर क्या वैल्यू रखना है या आपने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो नल वैल्यूज आर कंप्लीटली सपोर्टेड इन रिलेशनल डेटाबेसेस, दे शुड बी यूनिफॉर्मली कंसीडर्ड एज मिसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रूल 4। रूल 4 का क्या है, डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, ठीक है। द रिलेशनल डेटाबेस मस्ट प्रोवाइड एक्सेस टू इट्स structure through the same tools that are used to access the data। मतलब क्या है कि डेटाबेस में जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसको आप उन्हीं टूल्स का यूज करके एक्सेस करें जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं कि डेटा उसमें से स्टोर्ड डेटा को एक्सेस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रूल को क्या बोलते हैं, रूल 4 या डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रूल 5। रूल 5 क्या कह रहा है, कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, ठीक है। कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, द डेटाबेस मस्ट सपोर्ट एट लीस्ट वन क्लियरली डिफाइंड लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स फंक्शनैलिटी फॉर डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। डेटाबेस मस्ट सपोर्ट, ठीक है, मतलब डेटाबेस को एक कम से कम एक क्लियरली डिफाइंड लैंग्वेज सपोर्ट करनी चाहिए, जो कि क्या क्या इंक्लूड कर रहा हो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे के सारे टर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि डेटाबेस जो है कम से कम एक इस तरह से डिफाइंड लैंग्वेज सपोर्ट करनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड, जिसमें से ये सारा का सारा फंक्शनैलिटी कौन कौन सी हो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, डेटा मैनिपुलेशन की और डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल है रूल 6, व्यू अपडेटिंग रूल। व्यू अपडेटिंग रूल क्या है, ईच व्यू शुड सपोर्ट द सेम फुल रेंज ऑफ डेटा मैनिपुलेशन हुज डायरेक्ट एक्सेस टू अ टेबल इज अवेलेबल। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, आपने जो बेस टेबल क्या है, जो बेस टेबल है, बेस टेबल से ही हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो सारे के सारे व्यू को एक्सेस करने के लिए फुल रेंज, ठीक है, मतलब व्यू वो सारा का सारा सपोर्ट कर रहा हो। देखें, ईच व्यू शुड सपोर्ट द सेम फुल रेंज ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। मतलब डेटा मैनिपुलेशन आप किस में करते हैं, टेबल में या रिलेशन में। तो जो बेस टेबल में जो जितना का जाता, जिस तरह से आप बेस टेबल में डेटा मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरह से व्यू में भी सारा का सारा मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकें, या व्यू भी वही मैनिपुलेशन सपोर्ट कर रहा हो, उसी तरह का पूरा मैनिपुलेशन सपोर्ट कर रहा हो। तो इसको क्या बोलते हैं, व्यू अपडेटिंग रूल। ईच व्यू शुड सपोर्ट द सेम फुल रेंज ऑफ डेटा मैनिपुलेशन हुज डायरेक्ट एक्सेस टू अ टेबल इज अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 7, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। दिस रूल स्टेट्स दैट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस शुड बी सपोर्टेड फॉर एनी रिट्रीवेबल सेट रादर देन जस्ट फॉर ए सिंगल रो इन ए सिंगल टेबल, ठीक है। मतलब ये है कि ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जो आप इंसर्शन, डिलीशन या अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी भी रिट्रीवेबल सेट के लिए हो, ठीक है, किसी भी रिट्रीवेबल सेट की, न कि किसके लिए, सिंगल रो के लिए, ऐसा ना हो, सभी के लिए सेट, पूरा का पूरे सेट के लिए सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। तो दिस रूल इज नोन एज हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल 8 क्या है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। This rule states that user is isolated from the physical method of storage and retrieval of
रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कौन सा रूल है? रूल 8 है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल कौन सा है? रूल 9 है। ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसको डिटेल में आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसको यहाँ से फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कह रहा है कि यूजर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फिजिकल मेथड, मतलब यूजर अनअवेयर होना चाहिए यूजर को किसके, उसको उस डेटाबेस को फिजिकली किस तरह से स्टोर किया गया है और उसकी एक्सेस स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए यूजर को। ठीक है, तो इस तरह के डेटा, इस तरह के इंडिपेंडेंस को क्या बोलते हैं? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो रूल 9 है, ये क्या कह रहा है कि दिस रूल स्टेट्स दैट व्यूइंग ऑफ द डेटा बाय ए यूजर शुड नॉट चेंज व्हेन द टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस चेंज। मतलब ये है कि व्यूइंग ऑफ डेटा, देखिए हमने इसमें फिर से क्लियर कर देना क्या 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा था। 3 लेवल आर्किटेक्चर आपने पढ़ा था किसका? डेटाबेस का, जिसमें से क्या था? कंसेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल। ठीक है, तो मतलब ये क्या है था कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या था? अगर हम इंटरनल लेवल में कहीं भी कोई चेंजेज परफॉर्म करें और उसको कंसेप्चुअल लेवल और फिर एक्सटर्नल लेवल में कहीं भी चेंजेस परफॉर्म ना करना पड़े, तो उसको क्या बोलते थे? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसी तरह से अगर हम कंसेप्चुअल लेवल में चेंज करें और एक्सटर्नल लेवल में या यूजर्स व्यू में या यूजर उन पर्टिकुलर व्यूज को या टेबल्स को या एक्सटर्नल लेवल में जो डेटाबेस है उनका यूज करके कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी कहीं चेंजेस ना करना पड़े, तो उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस को क्या बोलेंगे? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं हम, सिर्फ रूल आपको बता रहे हैं। ये सारा का सारा जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं ये सारे के सारे पढ़ चुके हैं आप लोग। जैसे इंटीग्रिटी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस क्या है? द डेटाबेस लैंग्वेज शुड सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन यूजर इनपुट दैट मेंटेन डेटाबेस इंटीग्रिटी। ठीक है, दिस डेटाबेस लैंग्वेज शुड सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स और रूल्स ऑन कि कहाँ पर? यूजर इनपुट पर, दैट मेंटेन्स डेटाबेस इंटीग्रिटी, जो कि डेटाबेस इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। मतलब उसमें खुद ना अप्लाई करना पड़े डेटाबेस में, क्या है? उसके इनपुट में ही आप सपोर्ट करें उस डेटा की इनपुट इस तरह से करें कि वह वो डेटाबेस इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो इस तरह के इंडिपेंडेंस को क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो डेटा नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस भी देखें आसान है, जैसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब इसमें से यूजर को क्या है? यूजर टोटली अनअवेयर होता है कि वो डेटा सेंट्रलाइज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे कोई मतलब नहीं यूजर को। यूजर को क्या मतलब है? यूजर को मतलब है सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन या ठीक है, डेटा मैनिपुलेट करना या डेटा को एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज करना। तो ये टोटल का टोटल अनअवेयर होना चाहिए कि वो सेंट्रलाइज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के इंडिपेंडेंस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। सिंपल लिखा हुआ है, अ यूजर शुड बी टोटली अनअवेयर ऑफ वेदर और नॉट द डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑफ द रिलेशनल सिस्टम शुड नॉट बी कंसर्न्ड about the physical data storage and no alterations should be required if the physical data is centralized or distributed। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12th रूल है नो सबवर्जन रूल। ठीक है, नो सबवर्जन रूल देखें क्या करता है? एनी रो शुड ओबे द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स इम्पोज्ड। ठीक है, जो टेबल में आपने डेटा मेंटेन किया है तो वो सारे टेबल में क्या है? रोज और कॉलम से मिलकर टेबल बना हुआ है, तो रोज में क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटरप्राइज के बारे में जो भी एंटिटी आपने यूज किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो वो सारा का सारा कोई भी रो जो है
वो ये क्या ओबे होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स इम्पोज्ड, ठीक है। नो स्पेशल प्रिविलेजेस आर एप्लीकेबल, ठीक है। इफ इसी को और क्लियर करने के लिए कि इफ अ रिलेशनल सिस्टम हैज ए लो लेवल मतलब सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनल सिस्टम हैज ए सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम लैंग्वेज, दैट लो लेवल कैन नॉट बी यूज टू सबवर्ट और बाईपास द इंटीग्रिटी रूल्स, ठीक है, एंड कंस्टेंट्स एक्सप्रेस्ड इन हायर लेवल रिलेशनल लैंग्वेज। हायर लेवल रिलेशनल लैंग्वेज मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम, ठीक है। मतलब अगर लो लेवल या सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम आप क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, तो उसमें से आप बाईपास नहीं कर सकते, मतलब सिंगल वो बाईपास नहीं कर सकते। कौन सा बाईपास नहीं कर सकते? इंटीग्रिटी रूल्स और कंस्टेंट्स जो एक्सप्रेस किए गए हैं किसमें से, हायर लेवल लैंग्वेज में, जो मल्टीपल रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए जो आपने यूज किए हैं, कौन कौन से इंटीग्रिटी रूल्स एंड कंस्टेंट्स जो यूज किए हैं उनको आप बाईपास नहीं कर सकते अगर वो रिलेशनल सिस्टम क्या है, सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, तो उसके थ्रू आप बाईपास नहीं कर सकते किन रूल्स को, इंटीग्रिटी रूल्स एंड कंस्टेंट्स को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन सबवर्जन रूल, ठीक है। अब देखें ये 12 रूल्स हो गए, ठीक है। इनफैक्ट नंबर कितने हैं, 13, या 0 से 12 तक, ठीक है। अब हम इन्हीं में से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखें 12 रूल्स हैं, तो 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हो गए, 12 हो गए या 13 हो गए, ठीक है। और तो ये सारे के सारे चूंकि रूल आपको पता होंगे तो इसमें से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रूल को ध्यान देना है कि लॉजिकल इंडिपेंडेंस रूल क्या कहता है, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल क्या कहता है। तो ये जो लिखा है आपको ब्रीफ डिस्कशन में मेन इम्पोर्टेंट ही लिखा हुआ है, पॉइंट्स ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं गए। तो इनको चूंकि ये सारे के सारे टर्म्स आप लोग पढ़ चुके हैं तो इनको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आसानी से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि रूल तो रूल है, अब उसको इधर उधर आप नहीं चेंज कर सकते, तो उसमें से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चंस देखें, कुछ जैसे लिखा हुआ है देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज नोन एज द फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो तो जस्ट अभी बताया कि इनको बोलते हैं, डॉक्टर EF कोड को बोला जाता है फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है। EF कोड इसमें कहाँ दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है EF कोड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन का देखें, टोटल नंबर ऑफ रूल्स पब्लिश्ड बाय डॉक्टर EF कोड इज, तो इसमें से कौन कौन से नंबर दिए गए, 9, 10, 11, 12, इसमें से कौन सा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का भी बी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, a user should be totally unaware of whether or not the database is distributed, मतलब डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इससे उसको किसको, यूजर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा रूल कहता है, ये रूल कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल, ठीक है। तो जस्ट अभी आपको बताया गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें से सी में लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। तो थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखें, नल वैल्यू शुड बी कंप्लीटली सपोर्टेड इन रिलेशनल डेटाबेसेज, ठीक है। तो ये क्या बताया था, ये किस रूल के थ्रू आता है, किस रूल में कहा गया है, ये कहा गया सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, ठीक है। तो इसमें से कहीं लिखा है, इसमें से देखें डी वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ का डी वाला ऑप्शन सही है। दिस रूल स्टेट्स दैट द नल वैल्यूज शुड बी कंप्लीटेड सपोर्टेड इन द रिलेशनल डेटाबेसेज, ठीक है। तो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है गारंटीड एक्सेस रूल। गारंटीड एक्सेस रूल क्या कहता है? The guaranteed access rule states that all data should be accessible without any ambiguity। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? देखें, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है फिफ्थ का बी वाला ऑप्शन सही है। ऑल डेटा शुड बी एक्सेसिबल विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो डेटाबेस में आप लोग बहुत कुछ पढ़ गए, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले कुछ टेस्ट लिया जाएगा, तो पहले ये आप पढ़ेंगे तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।